हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 7th ऑफ मई टू 12th ऑफ मई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। यानी इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की रहे हैं। बेसिकली पिछले 2 लेक्चर में और आज के लेक्चर में भी आपको एमपी के करंट अफेयर्स देखने को नहीं मिलेंगे। उसका एकमात्र रीजन यह है क्योंकि एमपी के करंट अफेयर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, या ऐसी न्यूज जो कि अभी आ रही है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से उनको यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इंडिया और वर्ल्ड की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। बेसिकली ये आपको करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में बढ़ने से पहले ऐसे सभी हमारे साथी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपको ये पूरा सेशन और हमारा एफर्ट पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथियों को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन की। क्विक रिवीजन में हम लोग देखते हैं प्रीवियस लेक्चर का क्विक एनालिसिस, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपॉइंट किया था बार के नए डायरेक्टर जिनका नाम क्या है, एके मोहंती साहब को एज अ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सिंपल सी न्यूज थी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी अपने आप में। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि एके मोहंती साहब जो कि बार्क के डायरेक्टर हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर हैं, इन्हें एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी का पद भी इन्हें दिया गया है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इंडिया ने सेट किया है, इंडिया होस्ट करने वाली है 23rd एडिशन ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के, कहां, नई दिल्ली में। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा हम लोग कई सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके हेडक्वार्टर्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका एकमात्र रीजन क्या है, ये इनके हेडक्वार्टर्स को डिस्कस करने का एकमात्र रीजन ये है क्योंकि हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। यानी कि हर साल प्रत्येक साल एक प्रश्न हेडक्वार्टर से रिलेटेड जरूर आता है। हम लगातार 3 या 4 सालों में लगातार हम लोग ऐसा देख रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं कि हर एक पेपर में हर एक साल दर साल एक हेडक्वार्टर का नाम जरूर पूछा जाता है। इस वजह से हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जो एमपीपीएससी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों को हम लोग करंट अफेयर्स में भी, साथ ही साथ एमपीजीके की जो स्पेशल सीरीज है उसमें भी हम लोग कवर करते रहेंगे। चलिए बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 23rd एडिशन की मीटिंग है उसे कहां ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, इंडिया में भी कहां, तो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी, या नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमने देखी थी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है। तो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 2022 में इनकी रैंक क्या थी, 150, जिसकी जो कि अपने आप में आप देख सकते हो कि डिक्रीज हुई है रैंकिंग। इस वजह से ये न्यूज बहुत चर्चा में थी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, जिसमें हमने कई पैरामीटर्स देखे थे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जब जारी किया जाता है तो किन पैरामीटर्स को एनालिसिस किया जाता है, किन पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस पर भी हमने डिटेल में चर्चा की थी प्रीवियस लेक्चर में। आपको ध्यान रखना है इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, तो नेक्स्ट न्यूज हमने देखा था कि इंडिया दुबई होस्ट करने वाला है इनॉग्रल एडिशन ऑफ ग्लोबल चेस लीग। ग्लोबल चेस लीग बिल्कुल वैसी ही लीग है जैसे कि आज आप देखते हैं आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, वैसी ही ग्लोबल लेवल पर एक चेस लीग का आयोजन किया जा रहा है या इनॉग्रेशन किया जा रहा है। उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी या आप ऐसा कहें इनॉग्रेशन एडिशन को होस्ट कौन करने वाला है, दुबई होस्ट करने वाला है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये आयोजित किया जा रहा है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज हमने देखा था कि अजय बांगा साहब को न्यू प्रेसिडेंट बना दिया गया है वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, तो वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। एज इट इज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इसके हेडक्वार्टर के बारे में।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा मैंने बात की थी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की नीरज चोपड़ा जो कि दोहा डायमंड लीग का खिताब इन्होंने जीत लिया है। नीरज चोपड़ा जो कि एक जेवलिन थ्रोवर है, इन्होंने दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। कितने मीटर का थ्रो किया था? तो 88.767 मीटर का थ्रो इनका रहा है। ये वाली बात भी आप ध्यान रखें कि इसके पहले भी डायमंड लीग जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन रहे थे? नीरज चोपड़ा साहब। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने कई सारी इन्फॉर्मेशन देखी थी, आपको बाकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस लेक्चर से मिल जाएंगी। आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर देखिए, आपको चीजें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो पूरी स्लाइड है अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए भी ये प्राउड की बात है, क्योंकि हमारे भारत में लिथियम के नए डिपॉजिट्स की खोज हो गई है। याद कीजिए, आपको अगर आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको ये वाली बात पहले से भी पता होगी कि लिथियम का एक और डिपॉजिट ऑलरेडी खोजा गया था। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के बहुत बड़े भंडार क्षेत्र, लिथियम का भंडारण क्षेत्र आपको वहां पर मिला था। और वैसा ही सेम कहां पर मिला है? राजस्थान में भी मिला है। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लिथियम का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है। बेसिकली अगर बात करें तो बैटरीज आप जो मोबाइल में देख रहे हो आज के टाइम पर, बैटरी या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरियां आ रही हैं वो लिथियम आयन बैटरी होती हैं। इस वजह से इसका भंडारण क्षेत्र अगर हमारे इंडिया में मिलता है तो इलेक्ट्रिकल सेक्टर में या इलेक्ट्रिक सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि लिथियम का नया डिपॉजिट डिस्कवर किया गया राजस्थान में, जम्मू कश्मीर के बाद। कहां? राजस्थान में भी कहां? तो राजस्थान के देगना डिस्ट्रिक्ट में यह खोजा गया है। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में लिथियम का के नए रिजर्व या नए डिपॉजिट्स हमें डिस्कवर किए हैं। ऑफिशियल्स यानी कि ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो लिथियम का रिजर्व है हमारे हमारे राजस्थान में वो हायर है, यानी कि जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा रिजर्व हमारे राजस्थान में मिला है। राजस्थान, जैसा कि आप सभी को पता होगा, राजस्थान हमारे भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है। एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य है, अपने आप में ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कितने प्रतिशत लगभग डिमांड पूरी हो जाएगी इससे? तो इस पर्टिकुलर ये आप ऐसा कहें कि इन डिपॉजिट से, इस भंडारण क्षेत्र से लगभग इंडिया की 80% डिमांड लिथियम की पूरी हो जाएगी। अब हमें अन्य कंट्रीज पर इसके लिए निर्भर होना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार लिथियम के रिजर्व हमें कहां मिले थे? तो पहली बार लिथियम के रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर के रीसी जिले में मिले थे। तो अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने हम ऐसा कहें तो हमने ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड या इस इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आपको अगर लगातार अगर आप कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, तो अगर आप एमपीपीएससी की अगर हम लोग बात कर ले, एमपीपीएससी में आपको एटलीस्ट जनवरी से तो कवर करता ही होगा, जनवरी से कवर करना ही चाहिए। अगर आप कवर कर पाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मई या आप अप्रैल तक के करंट अफेयर आपको टोटल 6 करके आपको कुछ लेक्चर मिलेंगे, 6-7 करके कुछ लेक्चर मिलेंगे एक मंथ में। तो आप आसानी से कवर कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे पर प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से जाकर चीजों को कवर करें। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लिथियम एक ही कंपोनेंट है बैटरीज का, जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ठीक है, लिथियम के बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने उस लेक्चर में दी है। जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं उनको सारी चीजें पता होंगी, इसलिए हम लोग उन सारी चीजों पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारा, उत्तर प्रदेश बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि विच स्टेट इज टू मेक या सेट अप द डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर द चिल्ड्रन। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला है। बच्चों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया जाने वाला है। इस पर्टिकुलर हेल्थ कार्ड में 25,000 तक का इंश्योरेंस भी कवर होगा। ये पर्टिकुलर हेल्थ कार्ड स्कीम है, ये किसके तहत लॉन्च की गई है? तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जिसे उत्तर प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और लखनऊ स्मार्ट सिटी की मदद से लॉन्च किया गया है। इसके तहत ही एक पर्टिकुलर डिजिटल हेल्थ कार्ड या हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्ड में क्या होगा? तो किसी भी बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उन सारी इश्यूज की एक लिस्ट वहां पर होगी, जिससे आसानी से डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकेंगे और उसकी समस्याओं का सही समय पर निदान किया जा सकेगा। इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत 25,000 रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी प्रदान किया जाएगा। अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि पहला राज्य जो कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला है बच्चों के लिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है उत्तर प्रदेश। आप एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का
का नई मीटिंग जो है होस्ट करने वाला है इंडिया, हमारा इंडिया होस्ट करने वाला है। कौन से नंबर की? तो 23rd एडिशन भी आपको ध्यान रखना है। 23rd एडिशन की मीटिंग कहाँ होने वाली है? इंडिया में होने वाली है। इंडिया संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर मेंबर है, ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगर इसके मेंबर स्टेट की बात करें, तो टोटल चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये पर्टिकुलर कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। तो एज इट इज ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो कौन 23rd एडिशन को होस्ट करने वाला है? इंडिया होस्ट करने वाला है। नई दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज होगी समिट, तो ये वाली बात आप पर्टिकुलर ध्यान रखें, यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब मैं आपको बताता हूं संघाई कॉर्पोरेशन, ये पर्टिकुलर न्यूज है क्या? ये पर्टिकुलर न्यूज है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा, इसके डायलॉग पार्टनर्स में दो नए मेंबर ऐड हुए हैं। उन दो नए कंट्रीज या दो नए मेंबर का नाम क्या है? उन कंट्रीज का नाम है कुवैत, यूएई, म्यांमार और मालदीव। टोटल 4 डायलॉग पार्टनर्स इंक्लूड हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं डायलॉग पार्टनर होते क्या है। डायलॉग पार्टनर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डायलॉग पार्टनर वे कंट्रीज होती हैं जो कि इनके मेंबर स्टेट में शामिल नहीं है। इसके अलावा वो ऐसी कंट्रीज जो कि संघाई एससीओ के जो एम है, एससीओ की का जो गोल है, ठीक है, एम या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं, है ना, अपने कंट्रीज में उस तरह के बदलाव करते हैं। वो लगातार ये इंश्योर करते हैं कि हम इनकी जो डिमांड है या इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन उद्देश्य है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य, उसे हम क्या करें? फुलफिल कर सकें। तो ऐसी कंट्रीज को डायलॉग पार्टनर्स बनाया जाता है। पहला डायलॉग पार्टनर कौन बना था? अगर बात करें पहला डायलॉग पार्टनर कौन बना था संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला डायलॉग पार्टनर बना था श्रीलंका। ध्यान रखना है, श्रीलंका देश पहला डायलॉग पार्टनर बना था एससीओ का। तो अपने आप में ये भी बता इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर आप देख सकें, अगर आपको दिख रहा है तो डायलॉग पार्टनर्स में ये ऑलरेडी कंट्रीज पहले से मौजूद थी। अभी 4 और कंट्रीज का नाम इसमें जुड़ गया है, जिनमें है कुवैत, यूएई, म्यांमार और मालदीव, इसके डायलॉग पार्टनर्स बने हैं। ये पर्टिकुलर चारों कंट्रीज को डायलॉग पार्टनर क्यों बनाया गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चारों कंट्रीज या स्टेट्स जो है ये पर्टिकुलरली एससीओ के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगातार अपने देश में बदलाव कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हीं उद्देश्यों का पालन कर रहे हैं। इस वजह से इन्हें डायलॉग पार्टनर बनाया गया है। आप ऐसा कह सकते हैं कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक बेहतर विकास किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है उन कंट्रीज में, इस वजह से इन्हें डायलॉग पार्टनर्स बनाया गया है। अगर बात करें एससीओ क्या है, तो एससीओ एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अब बात करते हैं यूरेशियन का मतलब क्या हो गया। यूरेशियन का मतलब है यूरोप और एशिया से मिलकर बना ये ऑर्गेनाइजेशन। ये पर्टिकुलर जो आप मैप देख रहे हो, ये पर्टिकुलर क्या है? ये पर्टिकुलर यूरोप है आपका, और यहां पर आपको दिखता है एशिया, है ना, एशिया दिखता है। तो यूरोप और एशियन कंट्रीज से मिलकर बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है बीजिंग, चाइना में है। कहां है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं हेडक्वार्टर इसका कहां है? तो बीजिंग, चाइना। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर बात करें इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, इनका मेन उद्देश्य है जिन्हें डायलॉग पार्टनर्स भी फुलफिल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इनका मेन उद्देश्य क्या है? इनका मेन उद्देश्य है कि इनका मेन उद्देश्य यूरोप और एशिया में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी। पीस मतलब शांति, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और स्टेबिलिटी वहां पर मेंटेन करना। यह पर्टिकुलर उद्देश्य है इन कंट्रीज का, यूरोप और एशिया में। ठीक है, तो इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है। टोटल मेंबर कंट्रीज का नाम चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। एज इट इज आप ये ध्यान रखेंगे। इसका क्रिएशन कब किया गया, इस पर बात करते हैं। इसको पहली बार क्रिएट किया गया 15 जून 2001 में। 15 जून 2001 में इसकी नींव रखी गई, या पहली बार इसे क्रिएट किया गया। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? रशियन और चाइनीज इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके अलावा 2001 में जब इसे क्रिएट किया गया, तब कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान इसके मेंबर बने। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने हैं। तो अपने आप में ये वाली बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब बने इंडिया एससीओ का मेंबर कब बना है? 2017 में। 2017 में एससीओ का मेंबर बना है कौन? इंडिया। ठीक है, तो एज इट इज इंफॉर्मेशन आप ये सारी ध्यान रखेंगे। मैंने इस रिलेटेड बहुत इंफॉर्मेशन आपको बता दी है, आपको ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखेंगे आप? तो पहली बात आप ध्यान रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना है, बाकी चीजें आप स्किप भी कर सकते हैं। पहली बात कि इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले 23rd एडिशन भारत में होने वाला है, इसका इंडिया होस्ट करने वाला है। तो अपने आप में यह भी ध्यान रखना है, इंडिया के नई दिल्ली में
इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, इसकी समिट रखी जाएगी, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। इसके अलावा इसका फाउंडेशन किसने किया गया, कब किया गया, 2001 में। और इसके मेंबर स्टेट्स का नाम अगर आप याद रख पाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, इसके मेंबर स्टेट्स का नाम आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इंडिया को कब शामिल किया, 2017 में शामिल किया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, हेडक्वार्टर से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं आपको इसी वाली पीडीएफ में कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स बता दूंगा। पहले बात करते हैं, तो 42nd एशियन समिट होने वाली है कहां, इंडोनेशिया में होने वाली है। 42nd एशियन समिट कहां होने वाली है, इंडोनेशिया में होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन है क्या, या एशियन का फुल फॉर्म क्या है, तो एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये कब स्टार्ट किया गया, इसको स्टार्ट किया गया है 1967 में। 1967 में इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया। ये पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब साउथ ईस्ट जितनी भी कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, साउथ ईस्ट जितने भी राज्य आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी राज्यों का या उन सभी स्टेट्स का ये ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी देशों का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये वाली बात ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा 2023 में इसकी थीम क्या रही है, तो एशियन अफेयर्स एपिसेंटर एंड ग्रोथ, ये भी आप ध्यान रखेंगे, एशियन अफेयर्स एपिसेंटर एंड ग्रोथ इसकी थीम रही है। अगर बात करें हम लोग एशियन का फुल फॉर्म, तो पहली बात आप ध्यान रखेंगे, एशियन का फुल फॉर्म क्या है। एशियन का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन। इसकी मीटिंग कहां, 42nd नंबर की मीटिंग कहां ऑर्गेनाइज की जाएगी, इंडोनेशिया में। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो एशियन का हेडक्वार्टर मैं यहां पर थोड़ा सा लिख ही देता हूं, एशियन हेडक्वार्टर कहां है। एशियन का अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता कहां, इंडोनेशिया में ही इसका हेडक्वार्टर है। जकार्ता कहां है, इंडोनेशिया में ही है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्या है, अच्छा मेन एम क्या है इसका, मेन एम है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन। बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया, साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज मौजूद है, साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज मौजूद हैं, उन सभी का ये ऑर्गेनाइजेशन है। उनमें से पर्टिकुलर कंट्रीज कौन कौन सी है, किन किन से मिलकर बना हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है, या कौन कौन से राष्ट्र, कौन कौन से देश इस एशियन समिट के मेंबर हैं, उनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करें तो ब्रुनई दारुसैलम, पी से फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया और सिंगापुर, ये पर्टिकुलरली मेंबर्स हैं। ध्यान रखना है, ये पर्टिकुलरली मेंबर्स हैं किसके, एशियन के कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स भी आप ध्यान रखेंगे। पहला ब्रुनई दारुसैलम, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है लाओस, फोर्थ है थाईलैंड, बी से है वियतनाम, सिक्स्थ मलेशिया, आई से है इंडोनेशिया, सेवेंथ, एम से है म्यांमार, 8, 9 कंबोडिया और 10 सिंगापुर। टोटल 10 मेंबर हैं। आपको एज इट इज ये वाली बात ध्यान रखनी है। इसकी आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। अगर बात करें तो BPL, TVM, MIMCS, ठीक है। तो BPL, TVM, IMCS ऐसा कुछ करके आप इनके मेंबर स्टेट्स की शॉर्ट ट्रिक बनाइए और यहां से आप चीजों को याद करिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात आपको पसंद आई होगी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं भी पसंद आ रही तो मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपने आप में ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी कंट्रीज इसका मेंबर नहीं है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे पर्टिकुलरली इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और इनके 10 मेंबर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। अगर मैं बात करूं एक और बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, एमपीपीएससी में तो नहीं पूछा गया लेकिन एमपीपीएससी में पूछे जाने की संभावना है। उसका नाम है, आपने कई बार सुना होगा, सार्क का जो हेडक्वार्टर है, आप ध्यान रखेंगे, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको बताते हुए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी अगर करा दूं थोड़ा सा, तो सार्क की जो समिट है ना, वो कहां होने वाली है, तो सार्क की जो 21st समिट है ये पर्टिकुलरली काठमांडू नेपाल में ही होने वाली है। तो आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले हम लोग बात करते हैं WHO के हेडक्वार्टर से। WHO का हेडक्वार्टर यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है,
हेडक्वार्टर है, एज इट इज आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एज इट इज। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी और चीजें याद भी होंगी। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कई बार एमपीपीएससी में पूछा गया है, बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन रहा हो, और अन्य एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, नाटो से रिलेटेड एक न्यूज हमने पढ़ी थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने आपको वर्ल्ड बैंक का बता दिया, वर्ल्ड बैंक का मुझे याद आ रहा था, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, वॉशिंगटन डीसी में। एशियन का हेडक्वार्टर कहां है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां है, बीजिंग चाइना में है। वीपो का हेडक्वार्टर कहां है, जेनेवा में है। अब डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां है, तो जेनेवा में है। इसके अलावा आप एक और ध्यान रख सकते हैं, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में है। तो एज इट इज इंफॉर्मेशन आप ये सारी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सार्क का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया, काठमांडू, नेपाल। तो ये पर्टिकुलर जो हेडक्वार्टर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बताया। एक और छूट रहा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, एक और छूट रहा है, उसका नाम क्या है, ब्रिक्स। हालांकि कई बार इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ब्रिक्स कई बार हाईलाइटेड रहा है। तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी हम लोग देख लेते हैं, शंघाई चाइना, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर। तो एज इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर स्लाइड, आप ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये आपको पीडीएफ में ना मिले, इस वजह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर चीजों को जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी की फर्स्ट शॉर्ट न्यूज की बात करें तो फर्स्ट शॉर्ट न्यूज है हमारी बायोलॉजिस्ट सत्यभामा दास बीजू, जिन्हें फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस्टिजियस रैडक्लिफ फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अब मैं आपको बताऊं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट ये है, फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सत्यभामा दास बीजू को कहा जाता है फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया। फ्रॉगमैन बिल्कुल भैया आप समझ रहे हैं, मेढक है ना, बिल्कुल। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इनकी इमेज भी मिल जाएगी, तो आप आराम से आप वहां से चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज थी, जो हमारा मध्य प्रदेश, जो हमारे मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है, श्योपुर जिले में स्थित है। ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। कुनो नेशनल पार्क के एक थर्ड चीता, यानी तीसरी फीमेल चीता का निधन हो गया है, या उसकी डेथ हो गई है, जिसका नाम क्या है, दक्षा। तो एज इट इज आप ध्यान रखेंगे, दक्षा एक फीमेल चीता थी, जिसे साउथ अफ्रीका से लाया गया था, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आप हमसे बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको चीजें ये सारी पता होंगी। कुनो नेशनल पार्क में दक्षा नाम की एक थर्ड चीता थी, जिसका निधन हो गया। इसके पहले दो और चीता थे, जिनका नाम था उदय और शासा। इनके अलावा दो और चीता का निधन हो चुका है ऑलरेडी मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में, तो इंजरी के कारण इनकी डेथ हो गई है। तो अपने आप में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने आपको ये मध्य प्रदेश रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन दी थी कि मध्य प्रदेश की ये जो चीता है कुनो नेशनल पार्क से ट्रांसफर या इनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, कहां पर, मंदसौर के गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो अपने आप में ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 23 इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच में कंडक्ट की जाने पर यूनाइटेड किंगडम कंडक्ट होने वाली है। तो आप ध्यान रखेंगे, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अजय वॉरियर 23 किन दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो आप ध्यान रखेंगे अजय वॉरियर 23 इंडिया और यूके के बीच की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD मतलब क्या, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ने लॉन्च किया है एक कैंपेन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पोषण भी और पढ़ाई भी नाम का एक अभियान चालू किया है। जिसके तहत चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ शिक्षा भी प्रदान की जाएगी बच्चों को। ठीक है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए किसने ये स्कीम लॉन्च की, तो आपको ध्यान रखना है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए यूनियन मिनिस्टर कौन है, तो आप ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे कि यूनियन मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, स्मृति ईरानी है यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। पोषण भी पढ़ाई भी नाम का एक कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान की जाएगी हम बच्चों को, और साथ ही साथ एजुकेशन भी दिलाया जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है 5500 करोड़ या 5500 करोड़
का के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस राज्य में, तो ये पर्टिकुलर राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान में लगभग 5,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, जिसके तहत कई सारे डेवलपमेंटल वर्क्स कराए जाएंगे राजस्थान में। उनमें से कुछ डेवलपमेंटल वर्क्स हमने यहाँ पर देख लेते हैं, जिनमें से ये कहा गया है कि कई 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे। उन हाईवे प्रोजेक्ट्स के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर है, हालांकि ये वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि राजस्थान में 5500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है, जिसमें से प्रमुख रूप से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं। 114 किलोमीटर की 6 लेन है उदयपुर शामलाजी सेक्शन NH48, 110 किलोमीटर की बार बिलारा जोधपुर सेक्शन है NH25 में, और 47 किलोमीटर लगभग NH58E में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करा जाएंगे। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, इनका प्रमुख उद्देश्य है। ये सारी चीजें की जाएंगी। ये पर्टिकुलर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो आप सभी को पता होगा नाथद्वारा राजस्थान। नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी ये करंट अफेयर्स में कर लिया है, आई थिंक दिसंबर या जनवरी के करंट अफेयर्स में हमने ये वाली बात कवर की थी। नाथद्वारा में शिव जी का सबसे बड़ा स्टैचू बनाया गया है, ठीक है। तो ये वाली बातें आप ध्यान रखेंगे। वहां पर ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन पर्टिकुलर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया या फाउंडेशन स्टोन रखी, ठीक है, नींव रखी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी न्यूज में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं अपने आप में, तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मुझे ये लगता है कि ये MPPSC के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो सकते हैं, इस वजह से हमने इसे यहाँ पर कवर किया है एक साथ एक स्लाइड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया था 91 FM ट्रांसमीटर ऑफ कैपेसिटी ऑफ 100 वॉट इन दीफू इन करबी एंग्लोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। आसाम में 91 FM ट्रांसमीटर कैपेसिटी का, ठीक है, लॉन्च किया था, ट्रांसमीटर लॉन्च किया था। तो ध्यान रखना है कहाँ, आसाम में। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ, सिलवासा आसाम में ये लॉन्च किया था नमो मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा हमने ऑलरेडी ये कवर कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखी फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है तिरुवनंतपुरम में, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आप इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क कहाँ, तिरुवनंतपुरम में, इसकी फाउंडेशन स्टोन रिसेंटली रखी थी। इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ, कोची में, इसको हरी झंडी दिखाई गई, अपने आप में ऑलरेडी हमने ये कवर कर लिया है। इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ, कोची कहाँ की है, तो केरला में है, जिसमें हमने ये बात की थी कि ये जो पर्टिकुलर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है ये पर्टिकुलरली कोस्टल रीजन्स को या कोस्टल स्टेट्स को कवर करेगी, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये वाली बात ऑलरेडी कर ली है। तो 2 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली ये 3 तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाली को आप स्किप कर सकते हैं। चल बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि यह किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है ये पर्टिकुलर स्कीम, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। ये हिमाचल प्रदेश का व्यू है, एक हमें इमेज तो इसकी पर्टिकुलर मिल नहीं रही थी, तो हमने क्या किया, हिमाचल प्रदेश का एक जबरदस्त सीनिक व्यू यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, तो बहुत जबरदस्त व्यू है हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीति घाटी में 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए देने का फैसला किया है। तो अपने आप में ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि किस सरकार ने लॉन्च की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत 18 से 60 वर्ष तक की सभी महिलाओं को 1500 रुपए सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे, 1500 रुपए सम्मान निधि के रूप में दिए जाएंगे। ये बिल्कुल थोड़ी बहुत मिलती जुलती योजना आपको लग रही होगी, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश में चली है, उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो रकम है वो ज्यादा है, 1500 रुपए सम्मान निधि हर महीने दिया जाएगा, 1500 रुपए। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी ने 1000 रुपए की घोषणा की थी, किस स्कीम के तहत, तो लाडली, ध्यान रखना है आपको, लाडली बहना योजना लॉन्च कब हुई, ये लाडली बहना योजना लॉन्च हुई 5 मार्च को ये स्कीम लॉन्च हुई, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, लाडली बहना योजना, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्कीम में 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था, प्रति माह दिए जाएंगे महिलाओं को। उसकी एज क्राइटेरिया क्या थी, उसकी एज क्या है, 23 साल से 60 साल तक की महिलाओं को दिए जाएंगे। तो 23 से 60 साल तक की महिलाओं को ये पर्टिकुलर राशि प्रदान की जाएगी मध्य प्रदेश में। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी महिला
सम्मान निधि, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि, जिसमें 1500 रुपए दिए जाएंगे 18 से 60 वर्ष तक की सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यही बातें आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पंजाब एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च किया या इन्फोर्स किया राइट टू वॉक। राइट टू वॉक कहें चलने का अधिकार, ये चलने का अधिकार, चलने का अधिकार, ये पर्टिकुलर आप ऐसा कहें, ये पर्टिकुलर इन्फोर्स करने वाला, ये अधिकार इन्फोर्स करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? तो एकमात्र राज्य पंजाब। और ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? ऐसा डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि फुटपाथ को कवर कर लिया जाता था, फुटपाथ को कवर कर लिया जाता था स्ट्रीट वेंडर्स के थ्रू कवर कर लिया जाता, यानी ठेले या सब्जी वाले या कुल्फी वाले, कोई भी आज के टाइम पर फुटपाथ को पूरी तरह से कवर कर लेते थे, जिसकी वजह से जो पदयात्री हैं उन्हें मेन रोड की मेन लाइन पर चलना पड़ता था, मजबूरी होती थी, जिसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स होते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर राइट टू वॉक या चलने के अधिकार को लॉन्च किया पंजाब गवर्नमेंट ने। पंजाब गवर्नमेंट की इस अधिकार के थ्रू, या ये अधिकार जब किसी व्यक्ति को मिलेगा, या ये पर्टिकुलर चीज इन्फोर्स हो जाएगी जब पंजाब में, तब वहां पर पर्टिकुलरली एक पूरी लेन में, या जो भी लेन होगी पदयात्रियों के लिए, है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ पदयात्री ही चल सकेंगे। इसके अलावा वहां पर किसी भी तरह के स्ट्रीट वेंडर्स जो होंगे या ठेले वाले होंगे, सब्जी वाले होंगे, वो अपनी रेडी या ठेला नहीं लगा सकेंगे। तो ये पर्टिकुलर इस वजह से, या एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज लॉन्च की गई है। कहाँ? पंजाब राज्य ने ये वाली बात लॉन्च की है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी न्यूज है, आप ध्यान रखेंगे। पंजाब भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जिसने सभी सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के लिए सड़कों और निर्माण के सभी भविष्य के विस्तार में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना अनिवार्य बनाकर चलने के अधिकार को लागू किया है। यानी साइकिल ट्रैक और फुटपाथ के लिए सड़कों का निर्माण अलग से किया जाएगा, और सड़क की जितनी भी स्वामित्व वाली एजेंसियां हैं, यानी कि जो भी कंपनियां सड़क बनाती है, उनको पर्टिकुलरली ये सारी चीजें सुनिश्चित करके रोड या सड़क बनानी होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हर माह 10 से अधिक पदयात्री या साइकिल सवार पैदल फुटपाथों पर अतिक्रमण के कारण, वही चीज जैसे मैंने बताया कि ठेले लग जाते हैं, सब्जी लग जाते हैं, आपके भी जिलों में, आप जहां जहां रहते होंगे आप देखते होंगे, बाजार में या कहीं पर भी आप जब रोड पे चलते हो तो अधिकांश जगह पर रोड में ही अधिकांश ठेले आपको देखने को मिल जाएंगे, सब्जियों के भी, और आपके कुल्फी वाले देखने को मिल जाएंगे, चाट वाले, फुल्की वाले, पानीपुरी वाले, तो कई सारे ये सारी चीजें होती हैं। इस वजह से इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पर्टिकुलर राइट इन्फोर्स किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इंग्लिश में भी मिल जाएगी, तो एज इट इज इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। तो राइट टू वॉक इन्फोर्स करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बनाया गया है? किस राज्य में बनाया गया है? मेघालय, असम, आंध्र प्रदेश या ओडिशा? आपको इसका जवाब कहां देना है? आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। तो एज इट इज इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है, आप जरूर दें इसका जवाब, क्योंकि जब आप कोई जवाब लिखते हैं तो आपको लंबे समय तक वो जवाब या वो आंसर याद भी रहता है। इसके अलावा हमें भी लगता है कि आप एक 2 वे इंटरेक्शन हमसे बिल्ड कर पा रहे हैं, या हम आपसे किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक आपको बताना है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, ब्रसेल्स बेल्जियम या वाशिंगटन डीसी? इसका जवाब भी आप कहां देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। तो जरूर देना है जवाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हेडक्वार्टर से रिलेटेड जितने भी एमपीपीएससी के पेपर देखने को मिले हैं, हर बार कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आ रहा है, इस वजह से आप हेडक्वार्टर्स याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में दें। इसके अलावा अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ अच्छा फीडबैक देना है तो हमारे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसके अलावा अपने साथियों को हमसे जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम या फेसबुक से जुड़कर आप हमसे अपने सवाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को लगातार शेयर कीजिए और हमें लगातार प्रोत्साहित या मोटिवेट करते रहिए। एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, वो है कि आप हमें लगातार प्रोत्साहित करते रहें, कमेंट्स करते रहें। इसके अलावा अपने दोस्तों और साथियों को इसे सेंड करते रहें या शेयर करते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। एकमात्र यही तरीका है। और हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।